बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। पहले ताज़ियत करेंगे, ममनून हुसैन साहब का इंतकाल हुआ और ओलंपियन नवीद आलम साहब, उनके भी ताज़ियत करेंगे। अफ़गानिस्तान के मसले पे खुल के बात होगी और फिर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म व सितम जारी है उसका तज़किरा करेंगे। और फिर जो पसनी में दहशतगर्दी है, करूम एजेंसी में दहशतगर्दी का वाक़या, फिर सबसे अहम दासू डैम में जो दहशतगर्दी हुई, चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद जाँ बाग हुए। और आखिर में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। ये आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, बहुत मोहतरम शख्सियत थे हमारे और महबूब शख्सियत थे ममनून साहब। वो इंतकाल कर गए 14 जुलाई को और हम उस वक्त इस्लामाबाद में थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ममनून हुसैन साहब के बारे में अमूमी तौर पर ये तासुर है कि उन्होंने दही बल्ले खिला कर नवाज शरीफ साहब को सदरत का ओहदा लिया। ये गलत बात है। उनको हम एक राज की बात आज बताना चाहते हैं सारी दुनिया को और सारे पाकिस्तान के लोगों को, जो लोग उनको दही बल्ले के हवाले से जानते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो दही बल्ले तो खिलाते थे, लेकिन ये उनका एक अखलाकी हिस्सा था ज़िंदगी का और वो हर एक को खिलाते थे। लेकिन जो बड़ी बात थी, जो लोगों के इल्म में नहीं है, जहाँ कहीं भी झगड़ा होता था मुस्लिम लीग में कराची के अंदर और सिंध में, वहाँ पर वो एकदम से अपने आप को पीछे हटा लेते थे और बॉटल नेक जो झगड़े की जो वजह होती थी उससे अपने आप को दूर कर लेते। मतलब गौसर शाह में और उनमें तनाज़ा हमेशा चलता रहता था। गौसर शाह हर जगह अपने आप को ऊंचा रखना चाहते थे। तो ममनून हुसैन साहब हर जगह पर अपने आप को पीछा कर लेते थे। तो मैंने जब ममनून साहब से पूछा, मैं ज़ैनुल आबदीन उनका इंटरव्यू करने गए थे, तो जो हमारे जो इंटरेक्शन में और हमारे ज़ाविया निगाह में छपा, जब वो सदर का ओहदा उन्होंने संभाला, हल्फ नहीं लिया था, अगरचे ऐलान हो गया था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप में क्या खूबी थी जो कि आपको सदर का ओहदा मिल गया, आपके ख़ानदान में ऐसी क्या खूबी है? क्योंकि हमारा ये ईमान है, ये सदारत का जो ओहदा मिलता है या कोई वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मिलता है, इसके पीछे एक बड़ा ख़ानदानी पसमंज़र 7 पुश्तों तक को अल्लाह ताला देखता है, फिर ये ओहदे देता है किसी अच्छे काम के सिले के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा आपका ख़ानदान क्या करता था? कि भाई हम वो करते थे, खैरात करते थे। मैंने कहा जो सभी करते हैं, कोई ख़ास बात बताएं। तो एक बात तो हमारी समझ में ये आई कि वो जूतों का कारोबार करते थे। तो वो जूता एक बहुत हम्बल चीज़ है और अगर कोई जूते का कारोबार करता है और उसमें हम्बलनेस भी अपनी प्रकार रखता है तो वो एक आला मुकाम पर अपने आप को समझे। दूसरी बात जो है, उन्होंने जो सिंध में जो नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पर जब उससे उनसे कहा, जब ये झगड़ा पैदा हुआ सिंध के मुस्लिम लीग के बारे में, सिंध के मुस्लिम लीग हम हर वक्त लड़ते रहते थे। और जब मैंने एक दफ़ा उनसे ज़िक्र किया, मेरे दोस्त जो हैं जो मुस्लिम लीग के करतर बहुत अहम लोगों में शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसमें ज़रा सख्त लफ्ज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कराची और सिंध के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो हम गंदे लफ्ज़ कहे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग लड़ते रहते हैं। तो जब भी कभी मौका आता था तो ममनून हुसैन साहब वहाँ से अपने आप को पीछे कर लेते थे कि नहीं इनको दे दें। तो नवाज शरीफ हर वक्त ये कहते थे कि मेरी नज़रों में आपकी जो है कदर बहुत बढ़ गई है, मेरी नज़रों में आपकी कदर बढ़ गई। उन्होंने कोई 10 वाक़यात ऐसे बयान किए जिससे नवाज शरीफ ने यह जुमला अदा किया कि मेरी नज़र में आपकी कदर और मज़ीद बढ़ गई है। उसके सिले में फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको इस सदरत का ओहदा दिया, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है और ये राज था जो मैंने आज वाह किया है। अच्छा जी, इसके बाद में दूसरी बात जो है, अब ये कहना कि वो गवर्नर सिंध रहे, सबको पता है, ये भी कह सादगी और बाजी भी थी उनमें, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बात मैंने आज आपको बताई है वो असल बात है। दूसरी बात ये है कि नवीद आलम साहब कैंसर की मुख्तसर अलालत के बाद 13 जुलाई 2021 को लाहौर में वफ़ात पा गए। टीम के साबिक ओलंपियन थे और आखिरी जो गोल था इन्होंने जो अपने पेनल्टी स्ट्रोक पर 94 के हॉकी वर्ल्ड कप में, हाँ, तो वर्ल्ड कप हम जीत गए जी। तो ऐसा अजीम शख्स जो है वो दुनिया फ़ानी से भी चला गया। तो 13 जुलाई 2021 को हम उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन अक़ीदत पेश करते हैं और ममनून साहब को खराज अक़ीदत पर पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अब जन्नतुल फिरदौस में। अब ये बात तो एक मसला खड़ा है कि जन्नतुल फिरदौस का फ़ैसला तो आखिर में होगा, लेकिन ज़रूर उसमें शाह वलीउल्लाह की ये पेशन गोई है कि अल्लाह ताला उसके आसार ऐसे पैदा कर देता है कि जन्नत की खिड़की खोल देता है। तो हम ये दुआ करते हैं कि उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दे दोनों के, आमीन। अब इसके बाद में चलते हैं अफ़गानिस्तान के मसले पर। जी, देखिए, अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो एक तो जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो मुलतवी कर दी है अफ़गान हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर, क्योंकि तालिबान को उसमें दावत नहीं दी गई थी। तो अब ये है कि उसका बाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त ताशकंद गए हुए हैं
और वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान को के सदर से जो कि मिर्ज़ा हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और हमने जब गए थे 2016 में, तो हमने उस वक्त लिख के आया था कि पाकिस्तान से आप मत छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान का आपका बहुत गहरा रिश्ता है बाबर की वजह से। अगरचे बाबर की वहाँ मकबूलियत बहुत ज़्यादा नहीं है उज़्बेकिस्तान में, इसलिए कि वहाँ पर बाबर बहुत से ऐसे काम कर आए थे जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं थे। तो वो, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर की वजह से एक आप बात ये भी हुई थी कि जब किर्गिस्तान गए या तुर्कमानिस्तान गए तो बाबर की वहाँ पर एक मस्जिद बनाई हुई है, तो बेनज़ीर वहाँ गई थी तो रो पड़ी थी। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे इनके साथ में कितने गहरे ताल्लुकात हैं। और वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान में मुग़लों की जो तादाद है, क्योंकि मुग़ल का लफ्ज़ वहाँ पर नहीं है, उज़्बेकिस्तान में हमेशा तैमूरी कहते हैं। जो भी मुग़ल हैं वो तैमूर के हैं, अमीर तैमूर के हैं। और अमीर तैमूर ने बड़ा खिदमत की है, अहले बैत की भी बहुत खिदमत की है। तो वो इस हवाले से वो लोग तैमूर कहते हैं, अपने आप को तैमूरी कहते हैं। मुग़ल का लफ्ज़ जो है यहाँ पाकिस्तान मैंने हिंदुस्तान में आके हुआ। मेरे साहब ये जो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उज़्बेकिस्तान से, दीगर ममालिक से, इसका एक मुस्बत असर क्या पड़ेगा अफगानिस्तान मसले में? देखिए, उसमें एक तो ये है कि हमारा सदर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक तो ये बात समझाएंगे उज़्बेकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर अड्डे थे तो वो अड्डे ख़त्म हो गए हैं। रूस ने प्रेशर बिल्ड किया है, तो फिर उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद रूस की माँ पर और ख़ुद अपने तौर पर भी, कि अमेरिका को अड्डा न दें, हमारा हाल देख लें कि हमारे साथ अमेरिका ने कैसे दगा की है। हमसे 2 दफ़ा दगा की अमेरिका ने, वो आप देख लें, आप उनको अड्डे न दें। और वैसे भी हमारा रिश्ता ऐसा है कि बहुत मजबूत रिश्ता है। हमने जैसे कहा कि आप यहाँ पर मुग़लों की तादाद जो उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं वो 5 करोड़ हैं आउट ऑफ 22 करोड़ के। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वी आर अबाउट 1/4 जो उज़्बेकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। तो अब ऐसी बात जो सब भूल गए हैं उज़्बेकिस्तान को, कोई नाम भी नहीं जानता मुग़ल। लेकिन ये है कि आप बहरहाल वो नस्ल तो वो है, तुर्की नस्ल है। और ये जो है जो इमरान खान भी, ये भी तुर्की नस्ल है। तो इस लिहाज से जो बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है बेचारे, मुग़लों को भी मालूम नहीं है कि वो हमारी नस्ल क्या है। तो बेचारे जो अब क्योंकि यहाँ रहते हैं तो यहाँ के हालात जैसे उनके, और बहुत बहस भी करते हैं, उनको ऐसे जाहिलाना बहस करते हैं कि उनसे बात करना भी हमें गवारा नहीं है। अच्छा मेरे तो साहब, अब ये है वज़ीर-ए-आज़म की अफ़गान सदर से जो मुलाकात हुई, तो उससे इसका समझाने कोई की ये क्या? देखिए ना, पहली बात तो हमने करज़ई को समझाने की कोशिश की थी 2010 में जी कि देखो भाई, ये आप इसको छोड़ दें। हामिद करज़ई ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। एक तो हमारे पेड एजेंट था, हमारे साथ बलूचिस्तान में रहता था, हम इसकी हिफाजत करते थे। इसके बाद जाकर हमारे साथ जब जुल्म ये किया कि जब हमारी ISI का चीफ गया, हमारा सदर गया, हमने जाके समझाया कि भाई आप इनको छोड़ दें, अब ये अमेरिका के साथ चला गया, अब हमें चीन से अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। इन्होंने अमेरिकनों को बता दिया, करज़ई साहब ने अपने, क्योंकि एक आदमी जो एजेंट होता है तो हमेशा एजेंट रहेगा दुनिया भर में, याद रखना। फौरी रिपोर्ट करेगा, फौरी रिपोर्ट करेगा, किसी और को करेगा। हमारा एजेंट नहीं है, दूसरे का एजेंट बन जाएगा। तो बड़ी कमजरफी की बात है। इस आदमी हामिद करज़ई बड़ा गद्दार आदमी है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अफगानियों से भी ये कहता हूँ कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको इसको ज़रूर कैद कर देना चाहिए। अब इसने क्या किया उसकी वजह से कि 2011 में अमेरिका हम पर हमलावर हो गया, वर्चुअली हम पर हमला हो गया, प्रैक्टिकली हम पर हमलावर हो गया। देखिए, पहला वो हुआ रेमंड डेविस का केस हुआ, फिर एबटाबाद का केस हुआ, फिर सलाला का केस किया इन्होंने किया, और हम पर बाकायदा सलाला में हमारे 26 आदमी शहीद कर दिए। मैंने इन बेवक्तों ने, बदकारों ने, जो कि सारी दुनिया के अंदर जुल्म के लिए मशहूर हैं। फिर हमने भी जवाब अच्छा दिया। जवाब की बात अभी छोड़ दें जवाब, लेकिन भाई हम तो आपकी मदद कर रहे थे ना। हम किस गुनाह की पादाश में आपने हमारे 26 आदमी शहीद कर दिए, देखो ना जी। अब अगर हम बदला भी न लें तो फिर उसमें हमें धमकी भी दी उसने, हिलरी क्लिंटन ने, क्या बदला लोगे तो हम फिर बदला, फिर 52 मारे ना हमने उनके, तो फिर ठीक हो गया उनके जो और सारे इंटेलिजेंस के चीज मार दिए सब। फिर मुझे ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो मुखालिफ फरीक है, तालिबान और अशरफ गनी ग्रुप, इनको कैसे इनकी सुलह सफाई हो सकती है और कोई गारंटर भी हो? जी चलें आप। जी नाज़रीन, बहुत सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, इनको इनकी सुलह सफाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था वो दोस्तम है। जी, दोस्तम रिपोर्टेडली ही लेफ्ट टू तुर्की, क्योंकि दोस्तम की वजह से तुर्की वाले अपना असर रसूख यहाँ महसूस करते हैं। पहले भी तुर्की भागा था वो, और ऑलरेडी यहाँ भागा, और दूसरे जहाज़ खड़े हैं अशरफ गनी के भागने के लिए भी। जी, क्योंकि लेकिन ये मैंने आपसे बताया था कि फोर्टिफिकेशन कर दिया उन्होंने, मैंने काबुल का,
काबुल को फतह करना तालिबान के लिए आसान नहीं है। जो उसमें है कि वो उन्होंने अपने मंजनीक के अंदर जो है अंदर आप जी जी आदमी वो ले गए थे अंदर छोड़ दिया था। तो वो अगर ऐसा कोई उनके जासूस वहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो मैंने जो उनके आदमी बैठे तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जैसे हमने फिगर दिया था कि 650 तो सकूफ के आदमी हैं और 30,000 अफ़गानी फ़ौजी हैं और 18,000 जो हैं ये ब्लैक वाटर के आदमी हैं और 10,000 जो हैं ये दाइश के आदमी हैं। तो ये फिगर बहुत हाई है। और इसके अलावा जो वहाँ पर और बहुत से लोगों को उन्होंने मसला करके रखा, भारतीय भी हैं। तो भारतीय वहाँ पर 2 जहाज़ भारतीयों 3 जहाज़ भारतीयों के वहाँ पर गए हैं असला के साथ में। बहुत बड़ा असला भारतीयों ने वहाँ पहुँचाया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। फिर उनके पास वो भी है। अब उन्होंने भारतीयों ने उनसे मांगे हैं पायलट, क्योंकि उनके पास अफगानियों के पास अच्छे पायलट नहीं हैं जी। अब देखना ये है कि भारतीय उनको पायलट देते नहीं देते हैं। तो ये हमारे लिए आसान होगा कि उन्हें कि तालिबान उनको शूट कर दें तो अच्छा होगा। वो शूट करने में माहिर हैं, उनके पास अच्छे मिसाइल हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि कोई इतने बड़े वहाँ पर वो सिस्टम नहीं है उनके पास जो कि उनको बचा सके। खुद इंडिया इतना अच्छा नहीं है यानी इसमें फ़िज़ाइया में, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए हम उनसे यही कहते हैं कि देखिए 40% जो हैं वो तो एक अच्छी बात तो ये है कि ईरान ने हज़ारे जो लोग थे शिया बरादरी उनको कहा कि आप तालिबान के साथ मिल जाएं, वो मिल गए हैं। फिर जब आपको याद होगा कि तालिबान ने विज़िट किया था ईरान का और ज़रीफ़ साहब से मिले थे जी। और उसके बाद में उनकी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और अब हज़ारों की तरफ से मुखालफत नहीं हो रही। अब उज़्बेक और ताजिक के दरमियान में मुखालफत हो रही है। तो उज़्बेक और ताजिक में से भी जो है वो जो चला गया है, अब जो उज़्बेक था ये दोस्तम जी, क्योंकि वो तुर्की नस्ल है बेसिकली, तो उज़्बेकिस्तान का है ना, तो लेकिन है तो ये मुगलबी तुर्की नस्ल है ना जी। जी। अच्छा मेरे साहब 3 बातें बहुत अहम है आज। हाँ। एक तो इनके जो मुज़ाकरात दोहा में हुए, अफ़गान सियासी वफ़द का जो 11 रुकनी वफ़द जो वहाँ गया, इनके जो मुज़ाकरात हुए भाई वो कहते हैं 2 बात कहते हैं। जी। एक तो बात ये कहते हैं कि ठीक है हम शेयर करने को आपको तैयार हैं, लेकिन एक तो ये कि इस्लामी वहाँ पर वो होगा निफाज करेंगे। दूसरा ये है कि आप हमारे 7,000 आदमी छोड़ दें। जी। अब वो ये कहते हैं, अफ़गानी कहते हैं अगर हम 7,000 छोड़ देंगे तो फिर इनका तो अब ये फतह करना आसान हो जाएगा काबुल का, क्यों मैन पावर बढ़ जाएगी। हाँ मैन पावर बढ़ जाएगी। लेकिन वो गलत समझते हैं, वो वैसे भी फतह कर लेंगे अगर ये बात नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं उनका, वो मैन इसलिए पावर कि का। जो आदमी गिर रहा होता है तो वो फौज कैसे साथ देगी आपकी, वो उनसे मिल जाएगी, मिली हुई होगी। वो 1,000 फौजी नहीं चले गए हाँ। वहाँ क्रॉस करके बॉर्डर। फौज चले गए, वो आते नहीं। अब उन्होंने वहाँ पर 20,000 फौजी लगा दिए ताजिकिस्तान ने, जी। तो अब वो एक अलग बात है। अच्छा मेरे साहब ये जो वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया चीनी हम मनसब को, जाहिर भाई है वो इसी इसलिए किया है हवाले कि से नहीं, वो इसलिए किया है कि उनके सिपाही, उनके जो चीनी जो वर्कर थे वो शहीद हो गए हैं। वो तो उसके अलावा, लेकिन ये जो अफगानिस्तान की बात भी तो अहम है ना। नहीं भाई वो जाहिर है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था चीनियों ने कि हम पाकिस्तान से मिलकर नया आलमी निज़ाम बनाएंगे, और ये हमने अपने मजमून में भी लिख दिया, अपने जो जंग में छपा, रोज़नामा जंग में छपा। तो इतना बड़ा काम है, वो तो हर बात में पाकिस्तान और चीन सलाह मशवरे से काम करते हैं। बात औक़ात आपको समझ में नहीं आती, हमें भी नहीं समझ में आती है। जब हम कश्मीरियों पर जो भी 5 अगस्त 2019 वाला किस्सा हुआ, तो हमने यहाँ बैठ कर यहाँ पर सब ने ये कहा कि हम पर जिहाद लागू हो गया। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि आप अगर लड़ेंगे, चीनियों ने ये कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो सी पैक पर ही हमलावर हो जाएंगे। उन्होंने सी पैक पर देखो किस तरह से हमला किया। एक तो उन्होंने ताजिकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाया जी। इंडिया ने, कब बनाया? 90s में। और ये चाहते थे कि वहाँ अपनी फ़ौज रखें, क्योंकि फिर 1 मिनट के रास्ते में हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में पहुँच जाते। देखो कितनी बड़ी प्लानिंग की। वो तो रूस बीच में आ गया, उन्होंने उसको अड्डे तो बनवा लिए उनसे, और फिर कहा कि यहाँ पर अड्डे नहीं बनाने देंगे इंडिया के हम, वो हमारा फ़ायदा हो गया। वरना सुस के साथ में मिलता है वो ताजिकिस्तान का हमारा। 1 मिनट की फ़्लाइट है, 1 मिनट की फ़्लाइट है, उड़ेगा और यहाँ पहुँचेगा वो ताजिकिस्तान का। अब हमारे ताजिकिस्तान से दोस्ती अच्छी हो गई है। दूसरी बात जो है वो ये किया कि उन्होंने कहा फिर अभी इन्होंने फिर जो यहाँ हमला किया जी। तो लद्दाख में जब किया तो वो आगे उस जगह पे बैठ गए जहाँ पर इनका सियाचिन पर जाने वाला रास्ता है। जब भी करेंगे सियाचिन का रास्ता बंद कर देंगे। तो वो उन्होंने चीनियों ने, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि चीनियों और पाकिस्तान के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये मिलकर काम कर रहे हैं और एक नया आलमी निज़ाम वज़ा कर रहे हैं बिलाखिर। इस नया तो इस लिहाज से वो उज़्बेकिस्तान में भी जाकर ये कोई ना कोई काम इस तरह कर रहे हैं और अफगानियों को भी समझा रहे हैं। ये ठीक है, ये अफगानियों को कैसे समझाया जाए कि इस आलमी निज़ाम में आपका किरदार अहम है, आप नहीं, अमन रखें। हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि अगर आप बना देंगे तो हम इंडिया को भी रास्ता दे देंगे वहाँ पर जाने के लिए आपके सेंट्रल एशिया में। जी। तो ये भी हमने उसको एक किस्म का दाना डाला है इंडिया को।
उनको पेशकश की है। हाँ पेशकश की जी। है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने भी पेशकश की उज़्बेकिस्तान को की कि जी आप हमारे यहाँ से आएँ और मशरिक़ वस्ता तक जाएँ, आपको हाँ कोई वो मसला भी ठीक है, आप जाएँ मशरक़ क्या दुनिया भर में जाएँ। जी। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको लेकिन हम वो उस वक्त होगा गवादर में जगह दे रहे हैं हम आपको, और क्या जी, चाहिए। लेकिन उस वक्त होगा ना ये काम जब खित्ते में अमन हो, नहीं देखिए, अफगानिस्तान का बात ये है कि हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद है जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमें ईरानी रास्ता अख्तियार करना भी पड़ सकता है, तो हम कर लेंगे। जी हम ईरानी रास्ते से भी आ जाएंगे, तो ईरानी तो हम साथ मिल गया। जी अब ये बहस हो रही है कि ईरान डबल गेम खेल रहा है, कुछ हिस्सा उन्होंने दिया हुआ है अपना जो चाबहार का, कुछ हिस्सा इंडिया को दे रखा इंडिया है, को कुछ दे रखा है। अमेरिका को दे रखा है, कुछ हिस्सा चीनी को दे दिया है। तो अब ईरान को भी एक पॉलिसी को क्लियर करना पड़ेगा ना कि भाई हम एक तरफ हो रहे हैं, हम अमेरिका के उस चक्कर में नहीं कि पड़ रहे। डायरेक्शन आपकी क्या है, आप हाँ। तीन रुख पे नहीं जा सकते। हाँ, दो रुख पे जा रहे हैं ना, कम से कम आपको फैसला करना चाहिए कि हम दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, जी। तो यू आर पार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, ये देखें मकबूजा कश्मीर पे ज़रा आ जाएं। आ जाइए। ये जो मकबूजा कश्मीर में देखें दहशतगर्दी देखिए जारी है, देखिए अभी कोई रुकने वाला नहीं है, नहीं, ना अभी कोई आलमी जो इदारा। बात हुई है, एक तो उन्होंने शरारत की थी, जो कहा था ड्रोन पे हमला, ड्रोन के वहाँ पर गिरा के चले गए। जी तो भाई वो उन्होंने खुद किया था बदमाशों ने, और ताकि वो पुलवामा जैसा वाक़या हो जाए, लेकिन सारी दुनिया ने किसी ने माना ही नहीं, उस पर तवज्जो नहीं दी। अब इसके बाद में वो नौजवानों को मार रहे हैं, और अभी जो है सूरत हाल ये है, और आलमी ताकत RSS गुंडागर्दी कर रही है, उस पर नहीं मान रहे। एक और अजीब वाक़या हुआ है जो कि 15 को कल हुआ है, जी वो हुआ है आगरा के अंदर। आगरा में जहाँ के हमारे ये सदर ममनून हुसैन साहब रहने वाले थे, वहाँ से ये लोग आए थे। जी तो पहले ईस्ट पाकिस्तान गए, फिर यहाँ आ गए ये लोग, ममनून साहब के ख़ानदान जो है इनके दादा। तो वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी का जो है वो जो एक जुलूस निकल रहा था। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, लेकिन उसके अंदर मुसलमान भी काफ़ी तादाद में हैं। और जब मैं उनसे मिलने गया कि पाकिस्तान से एक सहाफ़ी आया है, तो मुझे लेने के लिए बाहर आ गया, वज़ीर आला रहा है जो, वो मुझे आ गया और कहा कि अंदर आइए आप, और अब मुझे साथ लेके गया और कहा कि इन सबसे पूछे मुसलमान बैठे हैं कि मैंने कितनी नौकरियाँ दी मुसलमानों को। और उसके जो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए उनके जुलूस में, जो कि एंटी BJP था, जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमा था, तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। मेरे ख्याल में राह ने लगवाएं या वहाँ की IB ने लगवाएं, और मुरीद इल्ज़ाम ठहरा दिया इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, उसके खिलाफ केस करेंगे। अच्छा, बहरहाल ये कश्मीर वाला मामला देखें, ये जब नहीं, ये वाकया भी जोड़ेंगे ना हम उससे कि जो मज़ामत हो रही है उसमें वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वही उन्हें उसने जो आदमी लगाने वाला, वो कहता है साहब मैं ठाकुर हूँ, मैं क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। उस जिसको नामजद किया उन्होंने, वो कोई बहुत अहम आदमी होगा, वहाँ का मजबूत आदमी होगा, उसको पकड़ना चाहते हैं वो लोग, उसको पकड़ेंगे इस बहाने से जवाब बना के। जी हाँ, लेकिन ये मौजूदा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, ये रुकना चाहिए, नहीं रुके चाहिए नहीं, तो फिर ताकत से रोकना पड़ेगा। इसमें देखिए बात ये है, आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमें यकीन है कि 22 में ये आज़ाद हो जाएगा। और अभी जैसे ही अफगानिस्तान में थोड़ा सा सुकून आता है, तो बहुत रास्ते हैं, फिर अफगानिस्तान में लद्दाख के जरिए जा सकते हैं वो लोग, कोई भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमें इस बात में इंडिया को अभी सिर्फ आप अपने होश नाखून लेने चाहिए, क्या तो सुधर जाए और ना इंतजार करने अपने तबाही का। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौज़ूआत की तरफ चलेंगे। जी हाँ, चलेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये 3 जगह के वाक़यात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त सारी मगरिब ममालिक जी, इसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है, इसमें हॉलैंड भी शामिल है, इसमें बरतानिया पेश है, और अमेरिका है, और भारत है, और जो अफगानी तालिबान है। EU को तो निकाल लें। अच्छा जी, अब इसमें मेरी गुजारिश सुन लें आप इसमें जी, क्योंकि मज़ाक करेंगे तो टाइम ही रहेगा। तो वो सब के सब हमारे ख़िलाफ़ रूबा अमल हो गए हैं दहशतगर्दी के मामले में। तो आप देख लीजिए कि यानी आप पसनी में कैप्टन शहीद हुआ है और सिपाही शहीद हुआ। ये खुर्रम एजेंसी में कैप्टन ने और सिपाही ने जान देकर एक मजदूर को बचाया। एक नहीं, मजदूर आज़ाद करवाए हैं जी। अच्छा, वासु डैम का वाक़या बड़ा है, क्योंकि ये वासु डैम इतना बड़ा ज़बरदस्त है कि जिससे कि हमारी पानी की किल्लत दूर हो सकती है। वहाँ पर 13 चीनी, जहाँ पर ये बड़ी दहशतगर्दी है, ये भारत की और अमेरिका की तरफ से
बग़ैर CIA के और MI6 के बगैर ये हो नहीं सकता है, इतना बड़ा वाक़या, और ये इसमें शामिल है। तो अब इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जो हैं लगे हुए हैं। अब इसमें हमारी देखना ये है कि ISI इसके अंदर कितना बड़ा काम कर सकती है। ये आजमाइश है ISI की कि वो कितना बड़ा काम इनके ख़िलाफ़ कर सकती है। इनके पास ये इत्तला होनी चाहिए थी कि चीनियों के ख़िलाफ़ क्या कहाँ से बम ये धमाका खेल यानी जो मवाद रखा गया, ये कैसे रखा गया। उनसे पहले आपको एक ऐसा चलाना चाहिए जैसा कि शंटिंग जो चलता है, जो अगर जब ट्रेन चलती है, ट्रेन से पहले एक शंटिंग रेलवे चलाती है, जब इंजन चलता है, देख लेता है कि ट्रेन जो है रेलवे सही है। इस तरह जहाँ चीनी जाए उससे पहले आप अपनी गाड़ी गुजारें, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो हमें नुकसान हो, चीनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये काम आपको करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये बस इसके बाद में हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि सारी दुनिया हमारे खिलाफ लगी हुई है, चीनियों को भी पता है, हम भी पता है जी। तो अब आगे चलिए जी। आज है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जंगी माहौल बना देखिए, हुआ है। आप हमने आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिश की, जब हम गए थे दौरे पर, लेकिन वो वहाँ पर सारे के सारे इतने बिजी हैं, इलाके दूर दराज हैं, तो कोई हमें टाइम नहीं दे सका। बारिश भी बहुत हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी और कोरोना भी बहुत था। कोटली आज़ाद कश्मीर से गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, आप खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या चल रहा है? मरियम नवाज साहब मौजूद हैं, आसफा साहबा वहाँ मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर वहाँ मौजूद हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है? हाँ, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन 2025 जुलाई को होने जा रहे हैं। गेमा गेमी जो है इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। जो तमाम पार्टियां वो कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। किसान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा, नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज, वो भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर, मुराद साहिद भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो जलसों से खिताब भी किया और उन्होंने शुरा से यही कहा है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के उन्हें भी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसका साथ है। और ये जो कंडीशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर में नजर आ रही है, मुख्तलिफ जमातों से जोड़ तोड़ किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर और इसके अलावा मुराद साहिद जो नाराज कारकुनान थे उन्हें भी मना बताएं। ये तो हमें पता है कि वहाँ कौन कौन लोग हैं, आप ये बताइए क्या किसका जोर पड़ रहा है? जोर इस वक्त जो फजा चल रही है तहरीक इंसाफ की चल रही है, उसका कंपटीशन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है मुख्तलिफ हल्कों में कर रही है। इसके अलावा कोटली के अंदर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो भी 3 शिस्तों पर काफी कंपटीशन दे रही है। कोटली के अंदर नकियाल की जो नशिस्त है, कोटली हल्का सिटी की जो है, इसके अलावा राजमहल की वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में वो तहरीक इंसाफ का जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो मजबूत जमात बनती जा रही है। वफाकी वज़रा भी आए जो नाराज कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई थी जिसकी वजह से काफी नाराज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उनको भी मना लिया गया है। इस वक्त जो फजा चल रही है और लोगों के अंदर जो सरगोशियां पाई जा रही हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हैं। और इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद की भी जो सरगोशियां वो भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो नशिस्तें अगर कामयाब होते हैं तो उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बआसानी बना लेगी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और सूरत हाल को जो मंजरनामा है वहाँ का आपने बयान फरमा दिया। जी शुक्रिया आपका। जी, इस परफॉर्मेंस, इस महंगाई के साथ अगर PTI जीत गई तो फिर बड़ी बात है। नहीं 5 रुपये पेट्रोल भी महंगा कर दिया, सियासी मुआवजा ही होगा ये, और जीत जाएगी इसलिए कि वो इसलिए कि पैसा भी भाई चल रहा अगर है। वो नहीं, ये बात नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब बल्कि ये बात यूँ है कि वो उनको अगर कोई मुराद लेनी है आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो इस्लामाबाद से मिलेगी, तो इस्लामाबाद से मिलेगी, वो उनको मरियम से नहीं मिलेगी। तो ये है फार्मूला। इसमें फिर जलसे का कोई किरदार कुछ नहीं है, वो सब शक्ल देखने आ रहे हैं। चलिए, वक्त खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।